Hello everyone, this is Avi Jain. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है केसीएस पनिकर। ठीक है, केसीएस पनिकर के बारे में आज हम जानेंगे। तो इनका जो टाइमिंग पीरियड है वो 1911 से 1977 ईस्वी तक का है। तो केसीएस पनिकर का जो जन्म हुआ था वो केरल के कोयम्बटूर नामक स्थान पर हुआ था। केरल में एक जगह है जिसका नाम है कोयम्बटूर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 31 मई को हुआ था, सन 1911 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तो ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इनके पिता चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, और वे चाहते थे कि मैं केसीएस पनिकर को डॉक्टर के चिकित्सा के क्षेत्र में ही जोड़ूं। लेकिन जो केसीएस पनिकर थे वे इस पेशे में, इस व्यवसाय में, इस डॉक्टरी पेशे में वे नहीं आना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो मन था वो कलाकार बनने का था, एक आर्टिस्ट बनने का था। और बचपन से ही जो उनकी रुचि थी वो प्राकृतिक दृश्यों में थी। ठीक है, 5 वर्ष तक इन्होंने एक बीमा कंपनी में भी इन्होंने काम किया था। और अपने अंदर वे कलाकार बनने की चाहत थी उनकी, तो उन्होंने उस काम को उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, और जो केसीएस पनिकर थे वे एक तांत्रिक कलाकार भी थे। 1960 ईस्वी में जब वे अपनी ड्राइंग्स करते थे तो उनकी शैली में एक खास बदलाव आया था। और खास बदलाव क्या था कि जो उनके चित्र थे उनमें भी तांत्रिक कला दिखाई देने लगी थी। ठीक है, तो उनके जो चित्र थे उनमें ज्यामितीय आकृतियाँ, साथ में कई भाषा लिपि के चिन्ह भी पाए गए थे। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों से आप समझ सकते हैं इस टाइप की कोई भी आकृति ऐसी, ये सब ज्यामितीय हैं। ठीक है, तो इन आकृतियों को इन्होंने यूज किया और इनमें इन्होंने चिन्ह भी बनाए भाषा लिपि के। ठीक है, तो इस तरह से उनकी रहस्यात्मक तंत्र साधना वाली पुस्तक की तरह ये दिखते थे, पुस्तक के पेज की तरह कि कोई तांत्रिक पुस्तक है। वो कहीं कहीं हल्के रंगों का भी यूज करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने तांत्रिक कला के क्षेत्र में भी काफी उन्नति प्राप्त की थी। आगे देखते हैं। तो इनकी जो प्रारंभिक कला शिक्षा रही है वो केरल से रही है। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक कला शिक्षा रही वो केरल में हुई थी। और 1936 ईस्वी में डीपी राय चौधरी के निर्देशन में इन्होंने मद्रास कला विद्यालय से कला की शिक्षा आरंभ की थी। ठीक है, तो 1936 ईस्वी में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। और यहाँ पर उनकी कला में विशेष प्रवीणता इसके कारण उन्हें 6 वर्षीय पाठ्यक्रम में सीधे तीसरे साल में प्रवेश उनको दे दिया गया था। उनकी कला में प्रवीणता को देखते हुए वो 6 साल का कार्यक्रम था, पाठ्यक्रम था। लेकिन इनकी कला में इतनी प्रवीणता थी, उसको देखते हुए उनको डायरेक्ट तीसरे साल में उनको एडमिशन दे दिया था। तो इस समय जो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो प्रिंसिपल थे वो डीपी राय चौधरी जी थे, देवी प्रसाद राय चौधरी जी थे। और उनके निर्देशन में ही इस तरह से उन्होंने इसमें कला में दक्षता प्राप्त की, उसमें उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। ठीक है, डिप्लोमा लेने के बाद क्या रहा, ये यहीं पढ़ाने लगे सॉरी। यहाँ पर धीरे धीरे प्रमोट भी होते गए। पहले ये अध्यापक बने, फिर उसके बाद 1955 में ये प्राचार्य भी बने। ठीक है, फिर उसके बाद 1957 में ये प्राचार्य भी बन गए। तो इस तरह से ये धीरे धीरे उन्नति की ओर आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो 1940 ईस्वी में इन्होंने मद्रास कला विद्यालय से क्या ले लिया था? डिप्लोमा प्राप्त कर लिया था।
और 1941 ईस्वी में इनकी नियुक्ति मद्रास कला विद्यालय के शिक्षक के पद पर हो गई थी। बताया था जैसे मैंने अभी आपको कि पहले ये अध्यापक बने, उसके बाद ये उपाचार्य बने और उसके बाद ये 1957 में ये प्राचार्य बन गए। तो पणिकर के कार्यकाल में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स में नया आयाम बनाया। इसका नाम भारत के प्रमुख कला केंद्रों में गिना भी जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे उन्नति प्राप्त की और 1928 से 1930 के मध्य मद्रास स्कूल सोसाइटी के अखिल भारतीय प्रदर्शनी में इन्होंने भाग भी लिया था। ठीक, तो ये बात मैंने आपको बताई दी है। मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य भी नियुक्त हुए थे ये 1957 में। तो प्रदर्शनी में इन्होंने भाग लिया था। 1955 में मद्रास ललित कला अकादमी के सदस्य भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और जो पणिकर है उनके सहयोग से मद्रास के कलाकारों ने 1960 मद्रास के कलाकारों ने क्या किया, 1960 में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की। और इन कलाकारों ने कला पत्रिका भी निकाली थी। तो पणिकर के सहयोग से मद्रास के 40 इनके सहयोग से क्या था, मद्रास के 40 कलाकारों ने 1966 ईस्वी में चोलमंडल सागर तट में कलाकारों के ग्राम की भी स्थापना की थी। तो ये एक अनूठा विद्यालय था, बहुत अच्छा विद्यालय था। तो इस प्रकार से इन्होंने कलाकार ने इन्होंने अपनी पूर्णतया से मतलब अपनी पूरे तरीके से इन्होंने पूरी आज़ादी के साथ इन्होंने चित्रकारी को किया। ठीक है, तो 1967 ईस्वी में इन्होंने पणिकर ने कला विद्यालय से क्या ले लिया था, अवकाश ले लिया था। और 1940 से 47 तक पणिकर ने आकृति प्रधान आकृतियों का भी सृजन किया। तो अब हम बात करते हैं इनके चित्रों का संग्रह की। तो इनके चित्र व्यक्तिगत संग्रहों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय कला संग्रहालय चेन्नई तथा मैसूर कला संग्रहालय इनमें सुरक्षित है। तो कहाँ कहाँ सुरक्षित है? नई दिल्ली के, चेन्नई के और मैसूर। ठीक है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय तो नई दिल्ली का है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय चेन्नई और मैसूर कला संग्रहालय, ठीक है, इनमें सुरक्षित है तथा विदेशी संग्रहालय है वहां पर भी सुरक्षित है। ठीक है, तो इन्होंने आकृति प्रधान आकृतियों का भी सृजन किया है और रेखाओं के समन्वयात्मक सहज सौंदर्य भी इनकी कला में आने लगा था, समन्वय दिखाई देने लगा था। इन्होंने अलंकारिकता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, बल्कि अपने चित्रों में इन्होंने लोक कला के विविध पहलू उन्होंने इसमें दिखाए अपनी कला में। ठीक है, तो जो पणिकर थे उनकी कला पर फाववाद का भी प्रभाव था और इनके कुछ कार्यों पर तांत्रिक कला का भी प्रभाव पड़ा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो जो इनकी कला थी उसमें लोक कला का भी प्रभाव देखने को मिला है और मुखाकृतियों को बड़े आकार में और तिरछी भंगिमा में इन्होंने अंकित किया है। जो इनकी एक खास पहचान है, इन्होंने क्या किया है, जो भी मुखाकृति है उनको बड़ा आकार दिया है और तिरछी भंगिमा दी है। तो ये ही इनकी कलाकृति की सबसे बड़ी पहचान है, तिरछी भंगिमा। और इनके चित्रण की विशेष शैली में आकृतियों के बड़े चेहरे और में बड़ी बड़ी आँखें। ठीक है, आकृति के चेहरे कैसे थे, बड़े थे और बड़ी बड़ी आँखें थी और आँखें मत्स्याकार थी, एक मछली के समान थी। पुतलियाँ जो थी वो कटाक्ष थी। तो उन्होंने ऐसी अपनी कला में, अपने चित्रों में ऐसी आकृतियों का चित्रण किया है। ठीक है, जो चेहरे थे वो चेहरे की तुलना में हाथ पर बहुत छोटे उनके बनते थे। ठीक, तो इनके अनेक चित्र हैं जिनमें मुख आकृतियों की तुलना में शरीर बहुत ज़्यादा छोटे अंकित किए गए हैं। ठीक है, तो उनमें नाम है कुछ, जैसे बसंत है, काली लड़की है, पतिता है, इव है। तो जो ये चित्र है इन्होंने इसमें इस चित्र शैली का अंकन किया है। ठीक है, तो पणिकर के ये प्रमुख चित्र जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो इनका बसंत है, काली लड़की है, पतिता है और इव है, इनमें इन्होंने
ऐसी चित्राकृतियों का निर्माण किया है जिनमें इनकी आंखें, तो चेहरे भी बड़े हैं, उनमें आंखें भी बड़ी हैं, और जो आंखें हैं वो मछली के समान दिखाई हैं, पुतलिया का कटाक्ष दिखाई हैं। तो और चेहरे की तुलना है उसमें क्या है, हाथ पैर छोटे हैं, मतलब चेहरा बड़ा है और जो उनका शरीर है बाकी का वो छोटा है। तो ऐसा इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, तो मैंने बताया था बसंत, काली लड़की, पतिता और इव। ठीक, बात करते हैं हम और चित्रों की। आदम और हवा, ये विनोद बिहारी मुखर्जी का भी चित्र है और इनका भी है। ठीक है, शब्द और प्रतीक ये इनका तैल में बना है और जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है। थर्ड है इनका ईसा चित्र। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख चित्र हैं। और भी चित्र हैं इनके जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो अब ये इनका चित्र है बसंत। धन्य है शांति दूत, काली लड़की। बसंत मैंने बताया था, बसंत और काली लड़की जो है इनका जो चित्र है वो चेहरा बड़ा है, आंखें बड़ी हैं, मत्स्य आकृति है, मत्स्य के समान पुतले कटाक्ष है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इनका जो शरीर है वो बहुत छोटा है। ठीक है, और जो इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी लगी थी वो फाइन आर्ट सोसाइटी ऑफ मद्रास में लगी थी। ठीक, और भाट 1928 और 1930 के बीच इन्होंने मद्रास आर्ट सोसाइटी में भी भाग लिया था। और जो इनके पुरस्कार हैं, पुरस्कार 1938 ईस्वी में, 1938 में इन्हें फाइन आर्ट सोसाइटी से पुरस्कार मिला। और 70 के दशक में रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया। और कोलकाता, चेन्नई, कोडाइकनाल में इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें सम्मान भी मिला। और जो इनके चित्र हैं वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय मद्रास, मैसूर, इनमें इनके संग्रहित ही मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले इन्होंने अपने 50 कलाकृतियों को केरल की जनता को सौंप दिया था। मरने से पहले इन्होंने जो अपने 50 चित्र थे वो जो केरल की जनता थी उन्होंने उनको सौंप दिया था। और 1977 में लंबी बीमारी के बाद इस महान हस्ती का, महान कलाकार का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। तो ये थी जानकारी केसीएस पनिकर के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग भी थी और बहुत अच्छी भी थी। काफ़ी इन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल भी किया था और साथ में इन्होंने काफ़ी प्रोन्नति भी की है, काफ़ी पुरस्कार भी इनको मिले हैं। ठीक है, तो मेन इनकी जो फोकस रहा है चित्रों का, उन्होंने अगर मोस्टली ये पूछ लिया जाता है तांत्रिक कलाकार का कि तांत्रिक कलाकार में इन्होंने कैसे कैसे प्रयोग किया, ज्यामितीय आकृतियों का यूज़ किया और साथ में इन्होंने भाषा लिपि के चिन्हों को भी इन्होंने अंकित किया। और साथ में एक इम्पोर्टेंस इसके इनके चित्रों की ये भी है कि चेहरे बड़े हैं, आंखें बड़ी हैं, बट उसके अकॉर्डिंग इनका जो चित्रों में जो शरीर है वो छोटा है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है जो इनका बनता है। ठीक है, तो ये था अब तक का इनका जीवन काल का परिचय जो मैंने आपको बताया है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।